Good morning, students. In our last class, we have discussed the characteristics of PN junction diode, right? PN junction diode फॉरवर्ड बायस में किस तरीके से वर्क करता है एज वेल एज रिवर्स बायस में किस तरीके से वर्क करता है, ये चीज़ हम लोगों ने समझी और उसको हमने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड कि हमको किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो मिलता है, राइट? जिसका कि हम लोग एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म भी करते हैं और हमको वहाँ से वेरीफाई होता है कि हमको उसी तरीके का कर्व जो है वो वहाँ पे मिलता है, राइट? ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड वन इक्वेशन फॉर द करंट दैट इज बीइंग फ्लोइंग इन द पीएन जंक्शन डायोड, राइट? पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट फ्लो होगा उसके लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन भी देखी थी एंड बेसिकली दैट इक्वेशन वाज I is equals to I नोड e to the power ev upon में kt minus 1, right? So this was the equation basically. The equation states that यहाँ पे ये जो I है, ये जो इक्वेशन है वो मुझे बता रही है कि पीएन जंक्शन डायोड में टोटल कितना करंट जो है वो फ्लो होगा, राइट? इस इक्वेशन की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि एक पीएन जंक्शन डायोड में जनरली कितना करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है. दिस आई नोड इज द सैचुरेशन करंट. ये जो आई नोड है दिस इज द सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट का मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन करंट. जब हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट ऑब्वियसली इंक्रीज होगा. एक वो कंडीशन जहाँ पे जिस कंडीशन पे करंट मैक्सिमम होगा उस कंडीशन को बोला जाता है सैचुरेशन करंट, राइट? दिस के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. दिस के इज नथिंग बट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट? और आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल पर मोल इंटू केल्विन, राइट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया. टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. टी इज डिनोटिंग मी द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और इसके अलावा जो फॉरवर्ड पोटेंशियल है V जो है वो डिनोट कर रहा है फॉरवर्ड पोटेंशियल को, राइट? V इज डिनोटिंग द पोटेंशियल बेसिकली. सो इस तरीके से इस इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितना करंट जो है वो फ्लो होगा, राइट? While we are talking about the forward potential, जब हम फॉरवर्ड बायस की बात करेंगे, जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये जो वैल्यू होगी दैट इज e टू द पावर ev अपॉन में kt, ये बहुत बड़ी होगी 1 से, राइट? जब हम फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बायसिंग में ये जो वैल्यू है वो बड़ी होगी 1 से. सो यहाँ पर हमको वी कैन गेट I is equals to I नोड e to the power ev अपॉन में kt. इस 1 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया चूंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है 1 से, तो यहाँ पे 1 को अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर भी दें तो भी उस इक्वेशन में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे और हम इजीली 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट? और यहाँ से जो रेजिस्टेंस होगा, यू नो दैट the resistance can be given by del V अपॉन में del I, right? ओम्स लॉ से हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैन बी गिवन बाय del V अपॉन में del I. और यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी. दिस del V को आप लिख सकते हो, मतलब इस पर्टिकुलर रेशो को हम लिख सकते हैं KT अपॉन में EL, राइट? और अगर ये तो कंडीशन हो गई फॉरवर्ड बायसिंग के केस में, मतलब कि जब मैं पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कर रहा हूँ, राइट? अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करूंगा तो उस कंडीशन में जब हम इसको रिवर्स में ऑपरेट करेंगे तो उस कंडीशन में e टू द पावर ev अपॉन में kt, ये जो है ये बहुत छोटा होगा 1 से. और चूंकि ये बहुत छोटा है 1 से तो उस कंडीशन में
आई विल बी इक्वल्स टू आई नोट, राइट। उस कंडीशन में हम कंसिडर करेंगे कि जो आई होगा वो आई नोट के बराबर होगा। इसका मतलब जो करंट फ्लो होगा वो सैचुरेशन करंट के बराबर होगा, और इसीलिए हमको जो ब्रेकडाउन कंडीशन है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट। और यहीं से हमारे पास दो तरीके के रेजिस्टेंस आए, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस, राइट। स्टैटिक का मतलब वो रेजिस्टेंस जो कि चेंज नहीं हो रहा है, whose value is not changing with respect to time is called as the static resistance, and the second one is the dynamic resistance जिसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, उसको हम बोलेंगे डायनामिक रेजिस्टेंस, राइट। तो बेसिकली जब हम पीएन जंक्शन डायोड का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हमको निकालनी होती है डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनामिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लेते हैं। स्टैटिक शब्द का मतलब आपको पता है समथिंग whose value is not changing with respect to time। तो फॉरवर्ड बायस में जनरली हमको जो स्टैटिक रेजिस्टेंस मिलता है उसकी वैल्यू वी कैन गेट एज आर डी सी इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आई। सिंस इट इज नॉट चेंजिंग, इट इज नॉट चेंजिंग, दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी द स्टैटिक रेजिस्टेंस। जबकि अगर मैं डायनामिक रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो डायनामिक रेजिस्टेंस होगा वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा और वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा टाइम के साथ साथ, और चूंकि वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है दैट इज व्हाई इट कैन बी रिटन एज आर ए सी इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन में डेल आई, राइट। सिंस ये स्टैटिक है और स्टैटिक जनरली हमको डीसी में ही ऑब्टेन हो सकता है, दैट इज व्हाई इसको हम डिनोट करते हैं आर डीसी से। और चूंकि ये डायनामिक है मतलब इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, और आपको पता है एसी करंट भी जो है वो टाइम के साथ साथ कंटिन्यूअसली चेंज होता है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन आर ए सी हियर एंड आर ए सी इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन में डेल आई हियर, राइट। दोनों की ही जो यूनिट होगी वो ओम ही होगी, राइट। यूनिट में कोई भी वेरिएशन एज सच नहीं होगा। सो दिस इज बेसिकली द टॉपिक। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वो हमको प्रैक्टिकल में निकालना होता है, दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड इट ओवर हियर, राइट। एंड आल्सो इट वाज गिवन इन द बुक, दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड। So you should just be having knowledge of the topic, right? Now the next topic is important. The next topic that we are going to discuss here is the use of PN junction diode as a rectifier. एक PN junction diode को rectifier की तरह हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो समझते हैं, right? So use of PN junction diode एज अ रेक्टिफायर। एक रेक्टिफायर की तरह हम किस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड को यूज कर सकते हैं वो चीज समझते हैं। सो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि एक रेक्टिफायर का मतलब होता क्या है, राइट। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, राइट। सो जो रेक्टिफायर होगा वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और मैं कह सकता हूँ एक ऐसा डिवाइस जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है उसको हम बोलेंगे रेक्टिफायर। बेसिकली एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, राइट। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 10 एज वेल द अल्टरनेटिंग करंट, but यहाँ पे just for understanding the work of rectifier we should know that what is the exact difference between the AC and the DC, that is the alternating current and the direct current, right? So AC का मतलब होता है alternating current। alternating शब्द का ही मतलब है something which is changing, right? So alternating current वो current होता है which is continuously whose magnitude and direction is continuously changing with respect to time, right? तो AC current वो जिसका magnitude और direction continuously change होगा time के साथ साथ, while the same is not with the DC। DC में जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट होता है, जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो सकता है, राइट। और एसी और डीसी में एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है
कि जो AC है वो साइन वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जबकि जो DC है वो इस तरीके से कॉस वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर AC। सो AC और DC में सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि AC में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ साथ चेंज होता है, और DC में डायरेक्शन जो है वो सेम रहता है और मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, और इट मे बी द पॉसिबिलिटी कि वो जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज भी हो सकता है, राइट। सो बेसिकली अगर मैं किसी तरीके से साइन वेव्स को कॉस वेव्स में कन्वर्ट कर दूं तो उसी को मैं बोलूँगा रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस, और एक ऐसा डिवाइस जो कि इस चीज़ को मेरे लिए कर दे, दैट इज AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट कर दे, उस डिवाइस को हम बोलेंगे रेक्टिफायर, राइट। तो हम एक PN जंक्शन डायोड का यूज़ करते हैं एक रेक्टिफायर की तरह। तो समझते हैं कि कैसे एक PN जंक्शन डायोड का यूज़ किया जा सकता है एज अ रेक्टिफायर, राइट। सो बेसिकली हमारे पास दो तरीके के रेक्टिफायर्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड द सेकेंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। तो दो तरीके के रेक्टिफायर्स हैं हमारे पास, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। वन बाय वन समझते हैं कि दोनों किस तरीके से वर्क करते हैं, राइट। पहले दोनों का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बेसिकली मैंने इन दोनों को जो इनपुट दिया वो AC के फॉर्म में दिया, मतलब इस साइन वेव के फॉर्म में दिया, और जब मैंने साइन वेव के फॉर्म में इन दोनों रेक्टिफायर्स को इनपुट दिया है तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो क्या करेगा, इस तरीके से इसको कॉस वेव्स में कन्वर्ट करेगा कि पहले मुझे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मिले, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, और इस तरीके से वेरिएबल DC जो है वो मुझे मिलेगा, राइट। यहाँ पे मुझे मिल रहा है वेरिएबल DC। हम लोगों ने DC के भी दो टाइप्स पढ़े हैं, स्टेडी DC एंड वेरिएबल DC। सो हाफ वेव रेक्टिफायर हमको वेरिएबल DC दे रहा है जिसका मैग्नीट्यूड आफ्टर एवरी साइकिल जो है वो चेंज हो रहा है, राइट। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ रेक्टिफायर इज द फुल वेव रेक्टिफायर, और जब मैं फुल वेव रेक्टिफायर को इनपुट दे रहा हूँ तो जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो मुझे इस तरीके से आउटपुट देगा, राइट। मतलब कि यहां से मुझे जो मिल रहा है दैट इज द स्टेडी DC। यहाँ से मुझे स्टेडी DC जो है वो मिलेगा, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा, राइट। सो बेसिकली समझते हैं कि किस तरीके से ये जो DC है वो वर्क करता है। सॉरी, किस तरीके से ये जो रेक्टिफायर्स हैं वो वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में PN जंक्शन डायोड का क्या यूज होता है वो समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मर्स। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने ली एक प्राइमरी कॉइल, we have taken a transformer here like this, right? So यहाँ पे हमने एक ट्रांसफॉर्मर लिया है, इस ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल को मैंने AC दे दिया, राइट। प्राइमरी कॉइल में मैंने AC दिया है, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल में मैंने यहाँ पर एक PN जंक्शन डायोड लगा दिया इस तरीके से, राइट। ऑल्सो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम यहाँ से आउटपुट गेन कर लेंगे। तो यहाँ से हमको आउटपुट मिल रहा है। तो किस तरीके से ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो वर्क करता है वो समझते हैं। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, हमने यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लिया है, राइट। और चूंकि हमने यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लिया है तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं सेकेंडरी कॉइल में वो कम होने चाहिए एज कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल। तो इस तरीके से हमने ये एक सेकेंडरी कॉइल ले ली, राइट। सो दैट सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू द प्राइमरी कॉइल, और क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाए इसलिए हम यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में टर्न्स को बढ़ा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जिसमें
सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी कॉइल, राइट। सो हमने क्या किया, इस प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स जो है उससे कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण इस प्राइमरी कॉइल में एसी करंट जो है वो फ्लो होगा, राइट। अब इंडक्शन के कारण हमको पता है कि ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, राइट। क्योंकि प्राइमरी कॉइल में आप करंट फ्लो करवा रहे हो तो सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो भी चेंज होगा, और चूंकि सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण इंड्यूस करंट जो है वो फ्लो होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में से भी करंट फ्लो हो रहा है, और इस सेकेंडरी कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम यहाँ से हम आउटपुट के फॉर्म में उसको गेन कर रहे हैं, राइट। तो अब समझते हैं कि बेसिकली किस तरीके से रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो होती है, राइट। तो जब हमने प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स दिया, मतलब कि हमारा जो इनपुट है वो इस तरीके से साइन वेव्स के फॉर्म में हमने उसको दिया है, दिस इज अवर इनपुट। ऑब्वियसली बात है, प्राइमरी कॉइल को एसी सोर्स दिया मतलब हमारा जो इनपुट है वो एसी करंट है, एसी करंट साइन वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, राइट। अब एक चीज और, बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मर है उसको हम दो हाफ्स में ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट हाफ में क्या होगा कि जो पी रीजन है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और जो एन रीजन है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है, राइट। ऐसा करने से क्या हुआ कि जब पी रीजन पॉजिटिव से कनेक्टेड हो और एन रीजन नेगेटिव से कनेक्टेड हो, इसका मतलब हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और चूंकि हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो वो ऑपरेट होगा, और वो ऑपरेट होगा इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट जो है वो मिलेगा, राइट। फर्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई। सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये जो टर्मिनल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ। जैसे ही यहाँ पे टर्मिनल्स चेंज हुए तो जो पी रीजन है वो नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया, और ये जो एन रीजन है वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा कि जब P नेगेटिव से कनेक्टेड हो और N पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, इसका मतलब हमारा जो डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में है, राइट। और रिवर्स बायस कंडीशन में होने के कारण हमको पता है जो करंट है वो बहुत कम मिलेगा, नियरली माइक्रो ए मीटर की रेंज में, और हम कह सकते हैं कि जो करंट है वो नेग्लिजिबल होगा। मतलब कि सेकेंड हाफ साइकिल में मुझे करंट बिल्कुल जीरो मिला, जिसका एम्पलीट्यूड मिनिमम या नेग्लिजिबल या जिसको हम जीरो भी मान सकते हैं। ये हो गई सेकेंड हाफ साइकिल। अब देन थर्ड हाफ साइकिल में क्या होगा, अगेन टर्मिनल चेंज हो गए, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, राइट। अब अगेन पी रीजन जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड, एन रीजन जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड, मतलब कि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और चूंकि डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो वो ऑपरेट होगा, और इस तरीके से ये जो करंट है वो हमको मिलेगा, राइट। नाउ अगेन फोर्थ हाफ साइकिल, फोर्थ हाफ साइकिल में फिर से जो टर्मिनल्स हैं वो चेंज हो गए, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल। इसका मतलब कि अब जो डायोड है वो रिवर्स बायस कंडीशन में है, और आपको जो करंट मिल रहा है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो है, लाइक दिस, राइट। तो इस तरीके से बेसिकली यहां से हमको आउटपुट मिला। तो जो इनपुट हमने दिया था वो इस तरीके से दिया था साइन वेव्स के फॉर्म में, और जो आउटपुट मिला है हमको वो इस तरीके से मिला है कि कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है, फिर एम्पलीट्यूड जीरो, फिर करंट फ्लो हो रहा है, फिर एम्पलीट्यूड जीरो। इसका मतलब मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है दैट इज डीसी। इनपुट में एसी दिया था, आउटपुट में क्या मिल रहा है, डीसी, और वो भी कैसा डीसी, वेरिंग डीसी, राइट। ऐसा डीसी जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और ऐसे डीसी को हम बोलते हैं टाइम वेरिंग डीसी। तो इस तरीके से एक हाफ वेव रेक्टिफायर का हम यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी, राइट। सो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो इजीली कन्वर्ट कर सकता है अल्टरनेटिंग करंट को वेरिंग डीसी में, जहां पे हमको आफ्टर एवरी साइकिल्स पहले करंट मैक्सिमम मिलेगा, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, इस तरीके से, राइट।
हालांकि इस हाफ वेव रेक्टिफायर की कुछ डीमेरिट्स होती हैं, और चूंकि इसकी कुछ डीमेरिट्स होती है इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ी एक और रेक्टिफायर की, एंड दैट रेक्टिफायर वाज द फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, हमको स्टेडी डीसी देगा। कैसे देता है वो समझते हैं, उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीमेरिट्स क्या होती हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की। तो सबसे पहली डीमेरिट ये है कि चूंकि यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूटी मिल रही है करंट में, राइट, तो चूंकि जो आउटपुट सिग्नल मिल रहा है वो डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी भी बहुत कम होती है। नियरली उनकी एफिशिएंसी होती है ओनली 40% के अप्रॉक्स, राइट। सो उनके कार्य करने की क्षमता जो है वो बहुत कम होती है, नियरली 40%। इसीलिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर्स हैं उनको उतना इफिशिएंट डिवाइस नहीं समझा जाता है, राइट। एक चीज और, चूंकि आउटपुट सिग्नल जो है वो स्टेडी नहीं है, पल्सेटिंग डीसी या फ्लक्चुएटिंग डीसी है, इसीलिए इसमें कुछ रिपल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, राइट। इसमें एसी के कुछ रिपल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जिस कारण हम उस करंट को इफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के, जो कि रिमूव कर सकते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर की हेल्प से। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे वो इस पल्सेटिंग डीसी को या टाइम वेरिंग डीसी को फ्लक्चुएटिंग डीसी को कन्वर्ट कर देता है एक स्टीडी डीसी में, ये चीज़ समझेंगे। So in our next class, so that's all for today's class, students. The further topics we are going to study in our next class. Thank you.